अपनी फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं। घूमते हुए पहिए से लेकर घूमती हुई गैलेक्सीज तक, छोटे बच्चे की साइकिल से लेकर इसरो के रॉकेट्स तक, एवरीथिंग अराउंड यू वर्क विद इन द लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स नेचर के कण कण में प्रेजेंट है और हम इंसान इस फिजिक्स को सीख कर अपनी लाइफ आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस फिजिक्स का शायद हमें 1% भी नहीं आता हो, बट इवन दिस 1% गिव्स अस सो मच पावर। तो चलिए चलते हैं इस फिजिक्स की दुनिया में एंड लेट्स सी हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स। हम सब लोग फिजिक्स की दुनिया में एक नए पैदा हुए बच्चे की तरह है, तो हम फिजिक्स की शुरुआत उसी से करेंगे जो एक छोटा बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले देखता है, जो कि है अपने आसपास हो रही मूवमेंट्स या फिर मोशन। मोशन के पीछे के फिजिक्स के बारे में जानने के बाद हमारी लाइफ काफी इजी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन या फिर मूवमेंट्स के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले यह तो पता होना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट है कहां। मतलब आज इसका पढ़ाने का मन नहीं लगता है। अरे नहीं नहीं दादाजी, अच्छा ये बताइए कि ये ग्लास कहां रखा है? इन आदिवासियों के साथ में रखा हुआ है। अच्छा, और ये कैंडल कहां है? वो इस लैंप के पास है। क्या पागल हो गया है क्या? अच्छा अच्छा, और आप बता सकते हो कि ये इंसान कहां है? कुछ है ही नहीं इसके पास, बस पानी में रखा है, इतना पता है। एग्जैक्टली इसका मतलब समझे दादाजी, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। जैसे ये ग्लास इस आदिवासी के पास रखा है, तो ये आदिवासी एक रेफरेंस पॉइंट है। भैया इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मान लो तू और दादाजी एक बस में बैठे हुए हैं और बस चल रही है, तो अगर तू दादाजी को देखेगा तो वो तो अपनी ही पोजीशन पर हैं, मतलब उनकी रेफरेंस में तेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। बट अगर तू बाहर प्रेजेंट ट्रीज को देखे तो तुझे लगेगा कि वो तो आगे जा रहे हैं। क्यों, है ना बड़ा अजीब? यार फिजिक्स कुछ है ही ऐसी। भैया और कोई एग्जांपल दो ना। ओके, एक कमाल का एग्जांपल देता हूं। यू नो ना कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है एंड अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट होती है। पर ये बता, अगर अर्थ इतनी तेज घूम रही है तो तुझे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि एक बड़ा सा हाथी हम सबको पकड़ के रखता है। खैर, इसके पीछे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। अर्थ घूम रही है, जिसकी वजह से अर्थ पे प्रेजेंट सभी चीजें बिल्कुल सेम स्पीड से घूमती हैं। एंड यही वजह है कि अर्थ पे प्रेजेंट बाकी सभी चीजों की रेफरेंस में हमारी पोजीशन चेंज नहीं होती। पर जब आप अर्थ से सन को देखते हैं तो यू सी सन राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे। दैट्स बिकॉज अर्थ की रेफरेंस में तो सन की पोजीशन चेंज हो रही है ना। क्रेजी राइट? चलिए, हमने रेफरेंस पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब आगे चलते हैं। किसी भी मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि है स्पीड, यानी वो मोशन कितना फास्ट हुआ। मान लो दादाजी एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट पर गए, तो हाउ विल आई क्वांटिफाई हिज स्पीड? मतलब अगर मुझे किसी और को बताना हो कि दादाजी कितनी स्पीड से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, तो हाउ विल आई टेल देम? मैं तो रॉकेट से भी तेज चलता हूं। जी, मान लो दादाजी ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर किया, तो क्या मैं सामने वाले को बोल सकता हूं कि भाई दादाजी ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर लिया? एंड अगर वही सेम डिस्टेंस दादाजी ने आधे घंटे में कवर कर लिया होता, तो मैं सामने वाले को बोलता कि दादाजी ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आधे घंटे में कवर कर लिया। अब सोचो, क्या यही दादाजी की स्पीड नहीं है? दादाजी जितने कम समय में जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, उतनी ही ज्यादा उनकी स्पीड होगी। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दादाजी ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर किया,
कैन आई मेक इट सिंपलर एंड से कि दादाजी की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, एंड अगर दादाजी इसी डिस्टेंस को आधे घंटे में कवर करते हैं तो मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। सो कैन आई से कि इस केस में दादाजी की स्पीड 2 किलोमीटर्स पर आवर है। समझे आप लोग? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालने के लिए वी कैन सिंपली डिवाइड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। अच्छा, चलिए ये बताइए कि अगर दादाजी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है तो दादाजी को 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? भैया 2 आवर्स। 5 मिनट। यस, 2 आवर्स। आप लोग इसे सिंपली लॉजिकली भी समझ सकते हो। अगर दादाजी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस। एंड अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, चलिए अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि क्या सभी मोशन के टाइम पे हमारी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट रहती है? मान लो अगर आप बस से दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हो तो क्या आपका ड्राइवर पूरे रास्ते बिल्कुल सेम स्पीड से अपनी बस चलाएगा? अरे ना ना, मैं पहले बस ड्राइवर ही था। बस की स्पीड तो बहुत बार ऊपर नीचे होती रहती है। एग्जैक्टली। इसका मतलब कि मोशन के टाइम पे ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती रहती है। तो अब बताओ हम इस चेंज इन स्पीड को क्वांटिफाई कैसे करें? देखो यार, मान लो तुम एक कार रेस कर रहे हो एंड तुमने रेस स्टार्ट होते ही एक्सेलरेटर पर अपना पैर रख दिया, जिससे तुम्हारी कार की स्पीड बढ़ने लगी। स्टार्टिंग में वो 0 थी, फिर 1 सेकेंड बाद वो 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, 2 सेकेंड में वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गई एंड 3 सेकेंड बाद वो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इस सिचुएशन में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कार की स्पीड स्टार्टिंग के 3 सेकेंड में हर सेकेंड 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रही है? सो कैन आई सिंपली से कि कार की स्पीड इज चेंजिंग बाय 20 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। एंड क्योंकि ये स्पीड कार के एक्सेलरेटर को पुश करने की वजह से इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी ही तेजी से एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी। इज दिस क्लियर? यस सर, मुझे भी। ओके, तो क्या आप लोग मेरी एक हेल्प कर सकते हो? अब मेरी उम्र हो गई है तो मुझे इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती, तो कैन यू मेक मी अ सिंपल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? हाँ भैया, जैसे आपने समझाया कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो चेंज ऑफ स्पीड हुआ फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब हुआ फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सीलेंट। एंड हाँ, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट होगी स्पीड की यूनिट, यानी किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय टाइम अगेन, यानी कि किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, चलो इसी फॉर्मूला का यूज करके आप लोग फटाफट मुझे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ। मान लो एक कार की स्पीड 0 सेकेंड पर 0 किलोमीटर पर आवर थी एंड 5 सेकेंड बाद वो हो गई 200 किलोमीटर पर आवर। तो कैन यू टेल मी द एक्सेलरेशन इन दिस केस? 200 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भैया। वेरी गुड। बट याद रहे कि हम बस इतना बता सकते हैं कि 0 to 5 सेकेंड के बीच में इस कार की एवरेज एक्सेलरेशन 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर थी। अब क्या पता पहले सेकेंड में इसकी एक्सेलरेशन 60 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो और दूसरे सेकेंड में फिर 20 हो गई हो। हम तो बस इसका एवरेज बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को जितनी इंफॉर्मेशन दी है उससे आप बस इतना ही सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ओके, हमने रेफरेंस पॉइंट, स्पीड एंड एक्सेलरेशन के बारे में तो कर लिया डिस्कस। अब इससे आगे की डिस्कशन के लिए हमें इस दुनिया से दूर जाना होगा। पागल हो गया है क्या? आज तक मैं अपनी सोसाइटी से बाहर नहीं गया तो मुझे दुनिया से बाहर लेके जा रहा है। अरे नहीं दादाजी, शांत। चलिए अब हम इस दुनिया से दूर अपनी फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं। ये दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही है, बट इसमें फ्रिक्शन नहीं है।
भैया फ्रिक्शन के बारे में सुना तो है पर कभी समझ नहीं आया। इट्स वेरी इजी। मोशन के समय जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं, जैसे मान लो अगर मैं इस क्यूब को इस फ्लोर पर मूव करवाऊं, तो इस क्यूब की सरफेस पर प्रेजेंट इरेगुलरिटीज इस फ्लोर पर प्रेजेंट इरेगुलरिटीज के अगेंस्ट रब करके इस क्यूब को स्लो करके रोक देंगी। ये फ्लोर और ये क्यूब का सरफेस जितना स्मूथ होगा उतनी कम इरेगुलरिटीज होंगी एंड ये क्यूब उतनी ज़्यादा देर तक इस फ्लोर पर मूव कर पाएगी। आपने नोटिस किया ही होगा कि अगर हम एक टॉय कार को रफ सरफेस पे चलाते हैं तो वो बहुत जल्दी रुक जाती है, एंड अगर एक स्मूथ सरफेस पे चलाते हैं तो वो थोड़ी देर तक चलती रहती है। हमारे रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक सरफेस को इतना स्मूथ कर दें कि उसकी सारी रेगुलरिटीज खत्म हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शन जीरो करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम अपने आगे की कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया में चलेंगे जहां पर फ्रिक्शन जीरो है। सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। ओके, तो हमने देखा कि हम अपने सरफेस को जितना स्मूथ करेंगे ये क्यूब उतनी दूर तक जाएगी, बट फिजिक्स के वर्ल्ड में तो फ्रिक्शन है ही नहीं। देन ये क्यूब कभी रुकेगी ही नहीं, क्योंकि इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है। दिस क्यूब विल कीप ऑन मूविंग विद सेम स्पीड फॉर इनफाइनाइट टाइम, एंड दिस एग्जैक्ट थिंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। A body in motion will stay in motion until acted upon by an external force. And क्योंकि इस केस में frictional force zero है, इसलिए no external force is being acted on this object. So this cube will keep on moving with same speed until the end of time. मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। मैंने तो सोचा था जो चीज चल रही है वो रुकेगी। वही तो, हमें ये चीजें इतनी नॉर्मल लगने लगती हैं कि हम इनके बारे में कभी सोचते ही नहीं। ओके, तो हमने ये देखा कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज नहीं कर सकते। बट ये फोर्स है क्या चीज? ये फोर्स वही फोर्स है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना, उसे पुल करना, ऑल ऑफ दीज आर फोर्सेस। अब आप लोग अपना दिमाग लगाओ कि हम फोर्स का यूज करके इस क्यूब के साथ क्या क्या कर सकते हैं। या तो हम इस क्यूब की स्पीड और बढ़ा सकते हैं, या इस क्यूब को रोक सकते हैं, या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। राइट भैया। हाँ सही बात है। अब मान लो कि ये क्यूब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही थी। फिर मैंने इस पे एक फोर्स लगाई जिससे इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में हो गई। अब हाउ विल आई टेल दिस टू समवन एल्स कि एक ऑब्जेक्ट था 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, मैंने उस पर एक फोर्स लगाई, फिर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो गई है? इस बात की तो कोई सेंस नहीं है। एग्जैक्टली। जब तक हम इस सिचुएशन में ये ना बताएं कि इस क्यूब की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ से 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट हो गई, इस बात की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी फिजिक्स की सिचुएशन में हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, एंड इन सारी सिचुएशंस में हम स्पीड एंड डायरेक्शन को जोड़ देते हैं। एंड क्योंकि हम ह्यूमंस को नए नए नाम निकालने में बहुत मज़ा आता है, तो हम इस स्पीड एंड डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन को वेलोसिटी बोलते हैं। ओह, अब समझ आया है वेलोसिटी क्या है। हाँ मुझे तो ये पहले से ही पता था। झूठ। बदतमीज। अब देखो, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। अब मान लो कि एक कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है, एंड 4 सेकंड बाद अचानक से उस पर एक फोर्स लगी, एंड 8 सेकंड पर वो 20 किलोमीटर पर आवर साउथ की तरफ मूव करने लगी। तो 4th एंड 8 सेकेंड के बीच में इस कार की कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए? भैया इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। पर इसकी तो कोई सेंस नहीं हुई। कार रुक के उल्टी चलने लग गई, फिर भी एक्सेलरेशन 0। एग्जैक्टली। इसीलिए हम एक्सेलरेशन में भी वेलोसिटी का यूज करते हैं,
स्पीड का नहीं। द राइट फॉर्मूला ऑफ एक्सलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस सिचुएशन में कार नॉर्थ की तरफ जा रही थी, तो हम नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 8 सेकेंड पे कार वॉज मूविंग 20 किलोमीटर पर आवर इन साउथ डायरेक्शन। तो इसका मतलब 8 सेकेंड पे कार की स्पीड थी -20 किलोमीटर पर आवर। तो अब एक्सलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब डायरेक्शन को इंक्लूड करके देखेंगे तो एक्सलरेशन विल बी -20 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर पर आवर अपॉन में 4, दैट विल बी -10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एंड क्योंकि माइनस साइन हमने साउथ डायरेक्शन को दिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4th एंड 8th सेकेंड के बीच में इस कार की एक्सलरेशन साउथ की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर थी। एंड क्योंकि ये एक्सलरेशन इनिशियल वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसीलिए इसे हम डी एक्सलरेशन बोलते हैं। क्यों, आया कुछ समझ? ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, एक मोड़ आया, मैं अपना दिल छोड़ाया। सॉरी। ओके कूल, हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के डिफरेंस के बारे में जान लिया एंड एक्सलरेशन के बारे में भी पढ़ लिया। अब मैं आपको ये और बता दूं कि जिस भी क्वांटिटी के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, जैसे कि हमारी वेलोसिटी। एंड जिन क्वांटिटी के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होती उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, जैसे कि स्पीड। ये दोनों तो इंसान की बनाई हुई टर्म्स हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डिस्टेंस स्केलर होना चाहिए या फिर वेक्टर? ये वेक्टर में आना चाहिए। क्यों भाई? बस मेरी मर्जी। बस डिस्टेंस तो इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मान लो आप ऐसे जिगजैग करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, तो इस केस में आपकी डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रही थी, बट डिस्टेंस बताते हुए ये बात कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती। दैट्स वाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो इस जिगजैग मोशन के चलते दादाजी ने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर में कवर किया, बट अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, देन वो डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच दादाजी की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी है? भैया स्पीड तो हुई 3 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 आवर टाइम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। पर वेलोसिटी, देखो यार, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखी जाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दादाजी कैसे जिगजैग करते हुए या फिर नाचते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचे। वेलोसिटी का तो सिंपल सा मतलब ये है कि ए से बी की डायरेक्शन में दादाजी की कितनी स्पीड थी। एंड ये निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि दादाजी ने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया। दादाजी ने ओवरऑल तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, बट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो इसके अकॉर्डिंग दादाजी की वेलोसिटी हुई 1 किलोमीटर पर आवर। क्यों, आया कुछ समझ? आ तो गया भैया, पर इसकी सिग्निफिकेंस समझ नहीं आई। आएगी। असल में वेलोसिटी से हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाती हैं। ये बात आपको धीरे धीरे आगे जाके समझ में आएगी। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि वेलोसिटी निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस देखना होता है। अब मान लो कि एक इंसान 1 किलोमीटर आगे गया, फिर वापस 1 किलोमीटर पीछे आ गया। इस 1 आवर में उसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज 0, तो वेलोसिटी इज आल्सो 0। वाह दादाजी, आई नो आप लोगों को ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड कि इस बात का मतलब क्या है। एंड हाँ, किसी भी 2 पॉइंट के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड क्योंकि किसी भी 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, आया आपको ये समझ? चलिए, हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस भी समझ लिया, बट ये बताइए क्या जो जो चीज हमने अभी तक पढ़ी हैं
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनफ है एक ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बताने के लिए? सोचिए सोचिए। भैया आप कहना क्या चाहते हो? देखो यार, मैं ये समझाना चाहता हूं कि खाली किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताने से हमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। मान लो मैं दादाजी को कहूं कि उनकी तरफ एक ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो ही विल बी लाइक हाँ की फर्क पैंदा है। बट अगर मैं उनको बोलूं कि उनकी तरफ एक ट्रक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तब उन्हें पता चलेगा कि अगर ये उनसे टकरा गया तो उनका क्या हाल होगा। हाँ, मार दे मुझे, मार दे। इस बात से तो कुछ समझ में भी नहीं आया, बस बदला ले रहा है मुझसे तू, बदला। अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं तो ये समझाना चाहता हूं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आई गेट मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑब्जेक्ट। मुझे इस ऑब्जेक्ट की इम्पैक्ट कॉज करने की पावर का अंदाजा होता है। इसीलिए इस वेट एंड वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट की फिजिक्स में अहमियत है, एंड इस प्रोडक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं। अगर मैं एक 10 kg के ऑब्जेक्ट को 100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से एक वॉल की तरफ फेंकूं एंड एक 100 kg के ऑब्जेक्ट को 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से सेम वॉल की तरफ फेंकूं, तो बोथ ऑफ देम विल कॉज सेम अमाउंट ऑफ डैमेज, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स का ओवरऑल मोमेंटम सेम है। क्रेजी राइट? ऐसा लग रहा है ना कि ये सारी चीजें तो कॉमन सेंस है, बट कभी इन पे ध्यान ही नहीं दिया। सही कह रहे हो भैया, ये सब हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया। अपने आसपास प्रेजेंट चीजों को जस्ट ऐसे ही एक्सेप्ट मत करो। जस्ट आस्क योरसेल्फ कि व्हाई इज दिस हैपनिंग। इसी को सोच के तो मैंने इस चैनल का नाम द वाई क्लब रखा है, ताकि हम ये क्वेश्चन साथ में पूछें एंड इसका आंसर साथ ढूंढें। ओके, हम वापस चलते हैं अपनी फिजिक्स की दुनिया में। अभी हमने डिस्कस किया था कि फोर्स लगा के या तो हम इस क्यूब की वेलोसिटी और बढ़ा सकते हैं या इसकी वेलोसिटी कम कर सकते हैं। बट इज देयर एनी वे टू कैलकुलेट कि इन सब काम में एग्जैक्टली कितनी फोर्स लगेगी? सोचो सोचो, आज तुम ही मुझे इसका आंसर बताओगे। स्टेप वाइज सोचो। भैया मेरे हिसाब से हमें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जितना ज्यादा चेंज लाना होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, एंड उस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा फोर्स। एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट मेक्स सेंस राइट? अगर मुझे इस क्यूब की वेलोसिटी को बस थोड़ा सा कम करना हो तो मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी, एंड इसे बिल्कुल रोकना हो तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, एंड इस क्यूब का वेट जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स। बट एक और बात सोचो, मुझे इस क्यूब की वेलोसिटी में जितना जल्दी चेंज लाना होगा, क्या मुझे उतनी ही ज्यादा फोर्स नहीं लगानी होगी? मान लो मुझे इस क्यूब को 1 सेकेंड में फटाफट रोकना हो तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, एंड धीरे 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 करके रोकना हो तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या इन सब बातों को सोच के आप मेरे लिए फोर्स का एक फॉर्मूला बना सकते हैं? भैया द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि जितनी जल्दी चेंज इन वेलोसिटी होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अरे वाह दादाजी, आपने तो कमाल ही कर दिया। Yes, the formula for force is final velocity minus initial velocity multiplied by weight divided by time. And क्या मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा रीअरेंज करके ये बोल सकता हूं कि फोर्स इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब ये हुआ फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड इट मेक्स सेंस राइट? मुझे किसी ऑब्जेक्ट का जिस रेट से मोमेंटम चेंज करना हो उतनी ही मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। क्रेजी राइट? भैया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम तो एक्सेलरेशन होता है ना? वाह मेरे शेर, यस, हम फोर्स को वेट इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, एंड दिस एग्जैक्ट थिंग दैट फोर्स इज इक्वल टू वेट इनटू एक्सेलरेशन इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट टाइम इसको समझाया था, इसलिए फोर्स की यूनिट न्यूटन है। अब समझ में आया आप लोगों को कैलकुलेशंस की पावर का?
इन कैलकुलेशंस की हेल्प से हम बहुत सी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कैलकुलेशंस की हेल्प से देखा कि हम कैसे फोर्स को 3 डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। चलिए अब फटाफट रिवाइज कराओ कि ये कौन से 3 तरीके हैं। The amount of force required is final velocity minus initial velocity into weight divided by time, या फिर हम बोल सकते हैं force is final momentum minus initial momentum divided by time। और हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। एक्सीलेंट। देखा आप लोगों ने कितनी सिंपल चीजें हैं ये। चलो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। उसके लिए हमें अपनी फिजिक्स की दुनिया में वापस जाना होगा। फिर ये क्यूब आ गई, दुखी हो गया मैं तो इससे। सही कह रहे हो दादाजी। एक काम करो, आप इस क्यूब को धक्का दे दो। अभी आया। ओ ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओ अरे दादाजी को क्या हुआ? रुको, उन्हें वापस दुनिया में बुलाते हैं। ये क्या हुआ मेरे साथ? जो आपके साथ अभी हुआ, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हेनेवर यू पुश सम ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट आपको इक्वल फोर्स से पीछे की तरफ पुश करता है। इट सीम्स वियर्ड राइट, कैसे एक रैंडम ऑब्जेक्ट हमें पुश कर सकता है, बट होता यही है। अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना हो तो एक फ्लोर पे ऑयल डालकर उसे धक्का देने की कोशिश करना। ऑयल से उस सरफेस का फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे आपको कोई सहारा नहीं मिलेगा, जैसा कि दादाजी के केस में हुआ था। सो आर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप लोगों की एनसीईआरटी में न्यूटन्स थर्ड लॉ को गन के रिकॉइल से समझाया गया है। जब हम किसी गन को फायर करते हैं तो जिस फोर्स से गन की बुलेट निकलती है उसी फोर्स से गन पीछे जाती है। ओके, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लो कि एक 5 kg की गन ने एक 100 ग्राम की बुलेट को 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फायर किया। अब बताओ कि गन की बैकवर्ड वेलोसिटी कितनी होगी? बेटे तूने कहा था फोर्स ऑन गन इज इक्वल टू फोर्स ऑन बुलेट, एंड फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब ये हुआ कि वेट ऑफ गन इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेट ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय टाइम। एंड अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो दोनों चीजें सेम टाइम के लिए कांटेक्ट में थी, इसलिए टाइम से टाइम कट जाएगा, एंड दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी। एंड अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो वेट ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू वेट ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इस हिसाब से फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट आई 2 मीटर पर सेकेंड। दादाजी आप में न्यूटन की आत्मा कहाँ से आ गई? बेटा मैं अपने जमाने में। बस दादाजी समझ गए हम। देखा आप लोगों ने कैसे कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट से हम इतनी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। यही है फिजिक्स की पावर। आज के लिए हमारे इतने कॉन्सेप्ट्स इनफ हैं। आगे के कॉन्सेप्ट्स हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, मैं अपनी इस वीडियो को अपने फिजिक्स के टीचर शिवम सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। इस वीडियो के लिए भी मैंने उन्हें बहुत सारे डाउट्स भेजे एंड उन्होंने एक बार भी मुझे मना नहीं किया। सो थैंक यू सो मच सर एंड बाय बाय।